So refraction actually takes place by the bending of light when the light ray passes from one medium to another medium. Suppose that this is the air and this is the water. Clear? This is the air and this is the water. Now the light ray passes from rarer medium to denser medium. And due to the passing of light from rarer medium to denser medium, actually the speed of the light gets changed. As in the case of the air, the speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, while in case of water, the speed of light is actually 2.25 into 10 to the power 8 meter per second. Clear? So this is the basic difference due to which the refraction of light takes place, and so that because of that light refracts फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. ठीक है ना. लाइट को कैसे जाना था? लाइट को बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करना था, लेकिन रीजन क्या हुआ? लाइट स्ट्रेट ट्रैवल क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, लाइट का जो भी हमारा स्पीड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया. और लाइट की स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट जो है स्पीड डिक्रीज हो गई. देखिए वाटर में, एयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है और वाटर में कम है, तो स्पीड लाइट की डिक्रीज हो गई, इस वजह से लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई. ठीक है ना. ये हमारा बेसिक सा रीजन है इसके पीछे. अभी हम आगे बात करते हैं. ठीक है ना. यहाँ पर दो केसेस दिए गए. देयर आर टू केसेस फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नंबर वन, व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. द केस फर्स्ट इज दैट व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम केस वन. ठीक है ना. केस वन की हम बात करते हैं. व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू denser medium. When the light ray passes from rarer medium to denser medium. In this case, the light is passing from rarer medium to denser medium. ठीक है ना. लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है. तो अभी हम देखेंगे रेयर और डेंसर मीडियम कौन कौन से हैं. ठीक है ना. जैसे एयर हमारा क्या है? रेयर मीडियम है. ठीक है ना. और वाटर क्या है हमारा? वाटर डेंसर मीडियम है. ठीक है. इस लेयर के नीचे वाटर फील्ड है. ठीक है ना. अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को. ये हमारा XY एक लेयर है. इससे ऊपर लाइट आ रही है यहाँ से. ठीक है ना. लाइट यहाँ से आ रही है और लाइट ये जो आ रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे. AB इज द इंसिडेंट रे एंड MN इज द नॉर्मल which is at the point of incidence. MN is the normal which is at the point of incidence. MN क्या है? नॉर्मल है. कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर. ठीक है ना. तो होगा क्या, लाइट यहाँ से स्ट्रेट जानी चाहिए थी, लेकिन बट ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, द लाइट रिफ्रैक्ट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, और यू कैन से चेंजेस इट्स ओरिजिनल पाथ, एंड द लाइट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट कहाँ की तरफ शिफ्ट हो गई? नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई. ठीक है ना. सो इन दिस केस एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. So in this case, the angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal, and angle of refraction is the angle between the refracted ray and the normal. So here BC is the refracted ray. This is the refracted ray. ये क्या है? refracted ray है. And AB is the incident ray. तो आपने देखा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? ज्यादा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? कम है. ठीक है ना. क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी. लाइट रिफ्रैक्टेड रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. रिफ्रैक्टेड रे कहां की तरफ बैंड हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है. तो जब नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा. खुशबू, हैव यू गॉट माय पॉइंट? यस सर. ओके. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर छोटा हो जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर क्या होगा? बड़ा होगा. इस केस में, किस केस में? द लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी. देन मैं यहां लिख दे रहा हूं, देन रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. कहां की तरफ बैंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी. अभी हम आगे देखते हैं. ठीक है ना. अभी हम इस चीज को आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा. दूसरा केस है हमारा केस 2.
Case 2, when the light ray passes from just wait, okay. Denser medium to rarer medium. Denser medium to rarer medium. So in this case, what will happen? When the light ray passes from denser medium to rarer medium, then in this case what will happen? क्या होगा इस केस में वो हम देखेंगे यहाँ पर, ध्यान समझिएगा. In this case, suppose light is going from water to air. This is the water, ठीक है ना, and below it is air, ठीक है ना. तो यहाँ पर water है और water कैसा मीडियम होता है, नॉर्मल सी बात हम लोग जानते हैं, डेंसर मीडियम होता है. और एयर हमारा कैसा मीडियम होता है, रेयर मीडियम होता है, ठीक है. मैं आपको रेयर और डेंसर के बारे में फिर से बता देता हूँ. रेयर मीडियम इज दैट मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो ऐसा मीडियम रेयर मीडियम कहलाता है. और जिस केस में पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्लोजर होते हैं, इन विच द पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर, दैट मीडियम इज नोन एज द डेंसर मीडियम, ठीक है ना. ऐसा मीडियम क्या कहलाता है, डेंसर मीडियम कहलाता है. तो यहाँ पर लाइट कहाँ से कहाँ आ रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आ रही है. नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, this is the incident ray, this is the normal we will draw at the point of incidence. This is the normal, Mn is the normal, and actually the light ray has to pass on a straight line, but due to the refraction, speed of light gets increases. Due to the refraction, speed of light gets increases, so it moves away from the normal, due to which the refracted light moves away from the normal. The refracted light ray moves away from the normal, ठीक है, नॉर्मल दूर चली जाएगी. और इस केस में एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज एंगल आई, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल. ये इंसिडेंट रे AB इज द इंसिडेंट रे एंड BC इज द रिफ्रैक्टेड रे, एंड द एंगल बिटवीन द refracted ray and the normal is known as the angle of refraction, that is angle R. Here in this case also angle I is less than angle R. इस केस में क्या होगा, एंगल I जो है वो एंगल R से छोटा हो जाएगा, जबकि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो इस केस में क्या हो रहा था, एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R. तो ये हमने दो केसेस यहाँ पर पढ़ लिए, ठीक है ना. नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट केस, ओके. So we will start the next case, that is when the light ray falls perpendicular. When the light ray falls perpendicular on any medium, then what will happen? जब लाइट रे कैसे फॉल करेगी, परपेंडिकुलरली फॉल करेगी, तो क्या होगा वो हम देखते हैं. यहाँ पर समझिएगा. The third case is that when the light ray falls perpendicularly third case, when light ray falls perpendicularly on any medium, when light ray falls perpendicularly on any medium, जब लाइट रे किसी भी मीडियम के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल हो रही होगी, तो ध्यान से देखिएगा. सपोज दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, this is the rectangular glass slab, this is A,
बी सी एंड डी, ठीक है ना, ए बी सी डी है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। यहां पर लाइट परपेंडिकुलर फॉल हो रही है, जस्ट हैव अ लुक प्लीज, ठीक है ना। द लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन द ग्लास स्लैब, ऑन वन फेज ऑफ द ग्लास स्लैब, एंड परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी होता है और इंसिडेंट रे भी क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों यानी कि सेम फेज पर आ रही है, ठीक है ना, दोनों किसी आ रही है, सेम फेज पर आ रही है, यानी दोनों एक के ऊपर एक आ रही है इस तरीके से। एंड इन दिस केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली 0 डिग्री, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। और जब इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही लाइन पर लाई करेंगी, इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन पर लाई करेंगी, तो उस केस में आपको दिमाग लगाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। सपोज दैट दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द नॉर्मल, ठीक है ना, तो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एक्चुअली समवॉट, कुछ ना कुछ होगा, बट व्हाट विल हैपन इफ बोथ द लाई ऑन द सेम लाइन। अगर दोनों सेम लाइन पर लाई करेंगे, इट मींस दे बोथ लाई एट द सेम पॉइंट, ठीक है ना, सेम लाइन पर लाई करेंगे, देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन द बोथ दीज टू लाइंस इज 0। So if the angle of incidence between both these two lines is 0, then angle of refraction is also equals to 0 in this case, and the light passes undeviatedly, बिना किसी डेविएशन के लाइट कैसे पास करेगी, स्ट्रेट पास करेगी, लाइट passes undeviatedly without any deviation, without any refraction, without any change in path, ठीक है ना, without any change in path, without any refraction, बिना किसी रिफ्रैक्शन के स्ट्रेट पास कर जाएगी। ये लेकिन सिर्फ इसी केस में होगा when the light falls perpendicularly on any medium, ठीक। now the fourth case is that, ठीक है ना, 4 केसेस हैं और फोर्थ केस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि ये अभी तक लगातार पिछले 4 इयर्स से आ रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, लगातार 4 इयर्स से कोई केस डिस्कस आ रहा है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। ध्यान समझिएगा इस पूरे केस को ना। केस 4, when light ray passes from rarer medium to denser medium and then again to rarer medium. Light ray passes from rarer medium to denser medium and then again to rarer medium. Light कहाँ से कहाँ पास कर रही है, rarer से denser और denser से दोबारा rarer में आ रही है। It means suppose that ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है बोर्ड में, ठीक है ना। एक तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो दैट व्हेन द लाइट रे passes from rarer medium to denser medium and then again to rarer medium, and secondly the question will come in another form also, that when light ray passes from air to glass and then again to air, एयर से ग्लास में और दोबारा से कहाँ, एयर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप से क्वेश्चन हमारा बन सकता है। अभी हम इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा इस पूरे डायग्राम को। सपोज दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब and ray of light falls obliquely on it. Obliquely means at any particular angle. Okay. AB is the incident ray, ठीक है ना। ये हमारा जो बाहर मीडियम है ये क्या है, एयर है, and air is the rarer medium, और ये यहाँ पे जो है ये हमारा क्या है, ग्लास है, and glass is the denser medium. Glass is the denser medium. Okay. एंड अगेन दोबारा लाइट कहाँ निकल कर आएगी, एयर में आएगी, एंड एयर इज अगेन द रेयर मीडियम, ठीक है। नाउ
suppose that AB is the incident ray, AB is the incident ray, and we have to draw a normal at the point of incidence. AB incident ray है, ठीक है ना, AB is the incident ray. B is the point of incidence. B is the point of incidence. AB is the incident ray, B is the point of incidence. And now the light refracts. The refraction takes place at point B because the speed of light changes at point B. जब तक लाइट एयर में ट्रैवल कर रही थी स्पीड सेम थी, ठीक है ना, एयर से यहाँ से ट्रैवल करके आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ऊपर क्या है, पूरा एयर, एयर में स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी. लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ स्पीड चेंज होगी, और जैसे ही मीडियम चेंज होगा स्पीड चेंज होगी. वैसे तो लाइट को कैसे जाना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट. द लाइट हैज टू ट्रैवल अ स्ट्रेट पाथ बिकॉज वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. हम जानते हैं लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, बट इट रिफ्रैक्ट्स from its original path. Actually it refracts due to the change in speed of light, ठीक है ना. And so here this is the another point, BC is the refracted ray. BC is the refracted ray. So BC is the refracted ray. BC is the refracted ray and C is the point of emergence. C पॉइंट पर देखिए जो रे है, ठीक है ना, ये रे हमारी बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर हो रही, इमर्ज आउट हो रही है. तो C is the point of emergence. C is the point of emergence, ठीक है ना. Now अब क्या होगा भाई, यहां से लाइट आई, एयर से एक डेंसर एयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, देन द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. लाइट कहां शिफ्ट हो गई, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है ना. लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. नाउ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. कहां से चली जाएगी, दूर, नॉर्मल से दूर चली जाएगी. सो द लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल. एंड नाउ यू कैन सी दैट एक्चुअली द इंसिडेंट रे विच इज कमिंग वर्चुअली, जो हमने इंसिडेंट रे वर्चुअली एक्सपेंड की है, ठीक है ना, इट बिकम्स पैरेलल टू द इमर्जेंट रे. CD इज द इमर्जेंट रे. ये हमारा जो CD है दैट इज द इमर्जेंट रे. CD इज द इमर्जेंट रे, ठीक है ना. CD क्या है, इमर्जेंट रे है. CD इज द इमर्जेंट रे. एंड नाउ दिस इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द virtual incident ray. Virtual incident ray, ठीक है ना. ये किसके पैरेलल हो जाएगा, वर्चुअल इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाएगा. एंड आपने देखा वैसे तो लाइट को कैसे आना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की वजह से लाइट को कैसे ट्रेवल करना था, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रेवल करना था, लेकिन नहीं कर पाई ट्रेवल स्ट्रेट, क्योंकि यहाँ पर बीच में मीडियम आ गया. मीडियम ने लाइट की स्पीड को चेंज कर दिया, इसलिए लाइट अपने पास से थोड़ा सा क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट हो गई. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इमर्जेंट रे है वो वर्चुअल इंसिडेंट रे के क्या है, बिल्कुल पैरेलल है. स्ट्रेट ना आने की वजह से थोड़ा सा अपने पाथ से क्या हो गई, शिफ्ट हो गई. यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई लाइट की, ठीक है ना. एंड दैट शिफ्टिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज नोन एज द लैटरल शिफ्ट. इसको हम क्या कहेंगे, लैटरल शिफ्ट कहेंगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों की शिफ्टिंग है, ठीक है ना, जो शिफ्टिंग है यहाँ पर वर्चुअल रे, वर्चुअल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, इसको हम कहेंगे लेटरल शिफ्ट, ठीक है ना. वी कॉल्ड इट लेटरल शिफ्ट. इसको हम लेटरल शिफ्ट कहेंगे. लेटरल शिफ्टिंग हुई है, लाइट सीधी जाती, ट्रैवल करती सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई. क्यों, क्योंकि बीच में एक मीडियम रखा हुआ, उस मीडियम ने क्या किया, लाइट को शिफ्ट कर दिया, और यही शिफ्टिंग लाइट की क्या कहलाएगी, लेटरल शिफ्ट कहलाएगी, ठीक है ना. तो स्मॉल डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लेटरल, इसको शिफ्ट भी बोल सकते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं.
lateral shift or lateral displacement. Lateral shift और lateral displacement दोनों चीजें हम इसको बोल सकते हैं, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। lateral shift भी ठीक है, lateral displacement भी ठीक है। यहाँ से हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। lateral shift की डेफिनेशन पूछी गई है काफी बार, ठीक है। तो lateral shift is the perpendicular distance between the emergent ray and virtual incident ray. Lateral shift, it means it is represented by small d, is the perpendicular distance between the emergent ray and the virtual incident ray. वर्चुअल इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम क्या कहेंगे, लैटरल शिफ्ट कहेंगे या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। क्लियर है इतना? खुशबू, इज देयर एनी डाउट इन इट? No, sir. Clear. ओके, नाउ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, दीज आर द नॉर्मल, ठीक है ना। ये नॉर्मल है, इसको मैंने नेम दिया MN एंड OP। तो MN एंड OP आर द नॉर्मल, MN and OP, normal or you can say perpendicular, normal or perpendicular, ठीक है ना। नॉर्मल और परपेंडिकुलर हैं MN and OP, क्लियर। तो यहां पर आपने देखा, नाउ दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल I is the angle of incidence, and angle of incidence is the angle between the incident ray and normal। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एंगल R। एंगल R is the angle of refraction, angle of refraction, angle between refracted ray and normal, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वही क्या है, एंगल R हो जाएगा, ठीक है ना, एंगल R हो जाएगा। अभी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लाइन MN, इट मींस नॉर्मल MN एंड नॉर्मल OP, दोनों परपेंडिकुलर्स हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है ना। ये दोनों परपेंडिकुलर्स और नॉर्मल कैसे हैं आपस में, पैरेलल है। देखिए ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। कोई दो लाइंस हैं, ठीक है ना, ये दोनों लाइंस क्या है, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर है, किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों लाइंस आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, मैथमेटिक्स यही कहता है। एंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस आर एक्चुअली इक्वल, और इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंड दीज आर नोन एज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनको हम किस नाम से जानेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नाम से जानेंगे। तो हियर दिस इज एंगल R एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू एंगल R, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल R के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? इज देयर एनी डाउट इन इट? No, sir. दोनों एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, एंगल R हो जाएंगे। एंड नाउ दिस इज द इमर्जेंट रे, सो एंगल E is the angle of emergence, angle E is the angle of emergence, angle between normal and इमर्जेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वो एंगल E हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। नाउ वी लेबल इट दिस ग्लास स्लैब एज U, V, W एंड X। U, V, W, X। हमने यहाँ इसके चार फेजेस, चार वर्टेक्स को, चार ही वर्टेक्स हम यहाँ दिखा रहे हैं। वैसे तो क्यूबोइडल होता है, लेकिन ये प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, तो हम इसके चार वर्टेक्स केवल दिखा रहे हैं यहाँ पर। इन दिस केस ऑल्सो the main important point is that angle I is equal to angle E। इस केस में क्या होता है, एंगल I किसके इक्वल होता है, एंगल E के इक्वल होता है, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। इन दिस केस एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसी केस में होता है,
This thing is possible only in the case of a rectangular glass slab when the light passes from rarer medium to denser medium and then again to rarer medium. So in this case only एंगल I इक्वल्स टू एंगल E. ऐसा क्यों होता है? एंगल I इक्वल्स टू एंगल E क्यों होता है? उसके पीछे रीजन क्या है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस इज दैट the opposite two phases are actually parallel to each other. जो rectangular glass के opposite phases हैं वो दोनों कैसे हैं? Parallel हैं. It means XW is parallel to UV. XW is parallel to UV, so that's why the angle of incidence is equal to angle of emergence. इसीलिए angle of incidence किसके equal है? Angle of emergence के equal है. And another reason is that here the incident ray is parallel to the emergent ray. The incident ray is parallel to the emergent ray. ठीक है ना? तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए ये एंगल I है, ये एंगल I है बेटा, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा? पूरा अगर हम देखते हैं इसको तो ये भी कितना हो जाएगा? एंगल I हो जाएगा. ठीक है ना? एंगल I, और ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं. तो हेयर एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल E. ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये एंगल I और एंगल E दोनों कैसे एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है ना? एंगल I एंड एंगल E आर एक्चुअली करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो दैट्स व्हाई दीस टू एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. और एक रीजन ये भी है कि अपोजिट जो फेजेस हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के वो पैरेलल हैं, सो दैट्स व्हाई एंगल I इक्वल्स टू एंगल E. सो इन दिस way we have completed actually the 4 cases, and now in the next class I will start from the topic that is laws of refraction. Okay, so